नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आपके चैनल हिंदू पाठशाला में। हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आने वाले समय में भी हाल ही में यूपीटीपीएससी का लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आया है, जिसमें 5 से 10 नंबर का हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और भी बहुत सारे एग्जाम में, जैसे कि आप आर ओ में देख सकते हैं। अभी यूपीपी में यूपीपी का एग्जाम होने वाला है सिपाही का, उसमें भी हिंदी आता है। यूपी टेट का एग्जाम होगा, उसमें भी हिंदी आता है। सभी मतलब यूपी में और ऑल इंडिया भी कई सारे एग्जाम में हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं वर्णमाला और शब्दों के बारे में, शब्दों के प्रकार और उनके भेद सब हमने पढ़ रखा है। और अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होती है, संधि कैसे होता है, उसका उपयोग कैसे होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से संधि का उपयोग किया जाता है, सारे कुछ हम लोग सीखेंगे। आप सबका स्वागत है। आप लोग अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और सीखते रहिए, समझते रहिए। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो भी कोई डाउट होगा उसको प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास में आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संधि की। तो हिंदी व्याकरण में संधि का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। और संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीनों संधि हम लोग पढ़ेंगे एक एक अलग अलग क्लास में, जिससे कि ज़्यादा बर्डन भी ना लगे एक साथ। तो आज बात करेंगे हम लोग कि संधि की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले संधि की परिभाषा तो ऐसे समझिए कि दो निर्दिष्ट वर्णों या दो अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके संयोग से, उनके मेल से जो एक विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब यहाँ गलत नहीं है, विकार का मतलब परिवर्तन। जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, अर्थात एक नया ध्वनि उत्पन्न होता है, एक नया शब्द बनता है। दो वर्णों के अत्यंत निकट आने से, उनके मेल से एक नया विकार उत्पन्न होता है, नया परिवर्तन होता है और उससे एक नया वर्ण बनता है। इसे कहते हैं संधि। जैसे संधि में हम समझ लिए कि जो पहला पद होता है, पहला शब्द जो होगा उसको बोलते हैं पूर्व पद, जो दूसरा शब्द होगा उसको बोलते हैं उत्तर पद, और इन दोनों के मेल होता है। अब मेल कैसे होगा? मेल पूरे शब्द का नहीं होता, बल्कि पहले जो पूर्व पद होता है उसका जो आखिरी ध्वनि होगा, आखिरी जो ध्वनि होगा या आखिरी वर्ण होगा। ध्वनि हम लोगों ने पढ़ा है ना, वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो ध्वनि कहले जाते हैं उनको। तो पूर्व पद का आखिरी ध्वनि और उत्तर पद मतलब जो दूसरा शब्द है उसका पहला ध्वनि, इन दोनों के मेल से एक विकार उत्पन्न होता है और इन दोनों के मेल से एक नया ध्वनि उत्पन्न हो जाता है। और ये ध्वनि उस दोनों शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बना देता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि शब्दों का संधि नहीं होता है, संधि हमेशा ध्वनियों का होता है। और एक बात समझिए कि संधि हमेशा व्यंजनों में होता है। यह सिर्फ स्वर जहां पे होगा वहां पे संधि नहीं होगा। व्यंजन के साथ स्वर होते आते हैं, तब ध्वनि जो है ये नया वर्ड बनाते हैं। तो पूर्व पद की अंतिम और उत्तर पद की आरंभिक ध्वनि दोनों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस क्लास में हम लोग स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे इनकी परिभाषा को डिस्क्राइब किया गया है, कि मतलब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हमने समझ लिया है कि पूर्व पद और उत्तर पद दो को मिलकर संधि होता है। कैसे संधि होगा? तो पूर्व पद का जो, मान लो एक शब्द है ए बी सी डी, ये पूर्व पद है, इसका जो अंतिम ध्वनि है या अंतिम वर्ड है, और दूसरा जो उत्तर पद है वो है आई जे के एल, तो इसका पहला पद आई है, इसका अंतिम पद डी है। इन दोनों के मेल से एक नया ध्वनि उत्पन्न होगा, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पर ध्वनियों का, ये संधि का प्रकार है, संधि का क्लासिफिकेशन है। जैसे स्वर संधि क्या होंगे? तो स्वर संधि में ये दोनों ही, ये मतलब पहले पूर्व पद के जो आखिरी वर्ण है और उत्तर पद के जो आखिरी वर्ण, पहला वर्ण है, ये दोनों ही स्वर होते हैं। ये भी स्वर और ये भी स्वर, और इनके मेल से नया
स्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जो पूर्व पद होगा, इसका जो अंतिम वर्ण होगा, ये क्या होगा? ये होगा व्यंजन। ध्यान रखिएगा, अंतिम पद की बात हो रही, पूरे शब्द की बात नहीं हो रही। पूरे शब्द तो व्यंजन है ही, अंतिम पद जो होगा वो व्यंजन होगा। और उत्तर पद में जो पहला पद है, पहला वर्ण है, ये स्वर या व्यंजन कुछ भी हो। तो व्यंजन में पहला पद व्यंजन होना चाहिए और दूसरा पद स्वर या व्यंजन हो। इनको मिलाकर नया व्यंजन बन जाता है, इसको बोलते हैं व्यंजन संधि। तीसरा होगा विसर्ग। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण जो होगा वो विसर्ग होगा, और उत्तर पद का जो पहला वर्ण होगा वो कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो इनके मेल से एक नया शब्द बनता है, जिसको बोलते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये इनकी परिभाषा हो गई संधि की, कि स्वर संधि क्या होते हैं, व्यंजन संधि क्या होते हैं, विसर्ग संधि क्या होते हैं। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ स्वर संधि के बारे में बात करेंगे और इनके भेद के बारे में। देखते हैं स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं और इन पांचों के अपने सूत्र हैं, और उन्हीं सूत्र के आधार पर इनका जो किस प्रकार संधि होता है वो बताया गया है। पहला है, नाम याद कर लीजिए और सबके सूत्र भी याद कर लीजिए। पहला है दीर्घ संधि, और इसका जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घा। दूसरा है गुण संधि, अदेंग गुणा इसका सूत्र होता है। तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि रेच, वृद्धि रेच या वृद्धि एच, ये इसका सूत्र है। चौथा है यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणच। और पांचवा है अयादि संधि, और इसका सूत्र होता है एचो यवा यावा। ठीक है, ये 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। और स्वर संधि वे होते हैं जब स्वर और स्वर मिलकर नया विकार उत्पन्न करते हैं, नया स्वर बनाते हैं। अब एक एक करके स्वर संधि के बारे में समझेंगे। पहला दीर्घ संधि, और इसका हमने बताया आपको, इसका सूत्र क्या होगा, अकः सवर्णे दीर्घ। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है, सवर्णे मतलब समान वर्ण, एक ही प्रकार के वर्ण जब आते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ स्वर में हमने पढ़ा था ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो 4 ह्रस्व स्वर जो होते हैं अ, ई, उ और री, ठीक है, उनके साथ वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ वही समान रूप से आए। जैसे अ के साथ आ आए या आ आए, ई के साथ ई आए या ई आए, उ के साथ उ आए या उ आए, री के साथ री आए, तो उनका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब उन सभी में दीर्घ स्वर आ जाएगा। जैसे आ के साथ आ आए तो क्या बन जाएगा, आ। ऐसे ई के साथ ई आए तो क्या बन जाएगा, ई। ठीक है, उ के साथ उ आए या उ आए तो क्या बन जाएगा, इसका दीर्घ हो जाएगा उ। और री का परिवर्तन नहीं होता है, री के साथ वो री ही रहता है। ठीक है, तो यही इसका परिभाषा है कि सभी जो स्वर आते हैं उनका दीर्घ हो जाता है। कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे परि और इच्छा। इच्छा, ठीक है, परि में जो अंतिम वर्ण आ रहा है वो क्या आ रहा है, पर के साथ जो अंतिम वर्ण है वो ई है। और उत्तर पद में, ये पूर्व पद हो गया, उत्तर पद में जो पहला वर्ण है वो भी ई है। तो ये दोनों मिलके दीर्घ बना देंगे। दीर्घ का मतलब बड़ी ई, इन दोनों का। और ये लगता किस में है, पर में लग जाएगा। तो पर में बड़ी ई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, परी। और छा के साथ इसके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, परीक्षा। ठीक है, इस प्रकार कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे विद्या धन अर्थी। तो विद्या में अंतिम वर्ण जो है वो आ है, और उत्तर पद में पहला वर्ण है क्या है, आ। तो इसका दीर्घ हो जाएगा क्या, आ। ठीक है ना, किस में जुड़ेगा, विद्या में।
तो विद्या और इसके साथ अर्थी आ जाएगा तो हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक, वेद प्लस अंग। आपकी परीक्षाओं में इसी प्रकार शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए ये कौन से संधि है। तो अगर आप पहचानना सीख जाएंगे तो आराम से आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे। अब वेद में आखिरी में क्या आ रहा है? आ रहा है। इसमें प्रथम जो है वो आ है। ये वर्णमाला में आप पढ़ चुके हैं कि सभी के व्यंजन के साथ स्वर लगे होते हैं। ठीक, तो आ और आ मिलकर क्या बन जाएंगे? आ किस में जुड़ेगा? वेद में। तो बन जाएगा क्या ये? वेदांग। चरण प्लस अमृत। अब चरण में क्या है? लास्ट में यहाँ पे अ है ध्वनि, पहला ध्वनि यहाँ पे अ है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? आ। किस में जुड़ जाएगा? आ ये किस में आएगा? जुड़ जाएगा चरण में, तो हो जाएगा चरणा, और मृत इसके साथ आ जाएगा तो चरणामृत। ठीक, तो विकार किस में हो रहा है? इसका पहला ध्वनि और इसका आखिरी ध्वनि, ये दोनों मिलके एक नया ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं, ये उस बीच में आ जाता है। तो किस प्रकार जुड़ता है ये भी आप समझ गए होंगे। रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, दोनों ही मिलकर बना देंगे क्या? दीर्घ ई। किसमें जुड़ेगा? रव में। रव से हमने ई अलग कर दिया था, अब इसी में जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? रवि, और यहाँ पे इंद्र है तो रवि इंद्र हो जाएगा। परि इक्षण। अब आप लोग जोड़ना समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, दोनों मिलके दीर्घ ई बन जाएगा, जुड़ जाएगा पर में, तो ये जाएगा परीक्षण। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। आप लोग किसी बुक से, कोई रेफरेंस बुक ले लीजिएगा, उससे दीर्घ और ये सारे जितने संधि हैं इनके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, वो देखिएगा। अगला देखते हैं गुण संधि, दूसरा। तो इसका सूत्र होता है अदेंग गुणा। पहचानने का तरीका, जो पूर्व पद है, पूर्व पद का जो अंतिम ध्वनि होगा वो आ या आ होगा। उत्तर पद का जो पहला ध्वनि होगा वो क्या होगा? ई होगा, उ होगा या री होगा। अब इनमें परिवर्तन किस प्रकार होता है? तो देखिए, आ के साथ ई आएगा तो ए बन जाएगा, आ के साथ आ या आ के साथ उ या उ आएगा तो ओ बन जाएगा, आ के साथ री आएगा तो आर बन जाएगा। उदाहरण भी देख लीजिए। आ के साथ ई आता है तो देखिए, देव, देव में वा में क्या है? अंत में आ है। इसके साथ इंद्र आ गया, इसका पूर्व उत्तर पद का पहला क्या हो गया? ई हो गया, तो वा आ और ई मिलकर बन जाएंगे ए, और वो देव पर ए की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा देवेंद्र। ठीक है, इस प्रकार से आ के साथ उ आता है तो उच्चारण में लास्ट में क्या है? आ है। उपयोगी में, उपयोगी का जो पहला वर्ण है वो उ है, तो आ और उ मिलके मात्रा लगा देंगे ओ की। मात्रा किस पे लगेगा? ड़ा पे, तो उच्चारणोपयोगी, उच्चारणोपयोगी। री, री का अर हो जाता है, जैसे महाधन ऋषि, तो यहाँ पे क्या है? आ के साथ री लग गया तो एक बन जाएगा अर, तो महा में अर लग गया तो महर हो गया, और सी तो महर्षि। ठीक है, इस प्रकार से संधि होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं गुण संधि के। साथ ही साथ आप लोग पहचानने का तरीका भी सीखते रहिएगा। अब जैसे देखिए, देवेंद्र आपने देख ही लिया, महाधन ईश, यहाँ पे क्या है? आ है। मह से हमने आ को अलग कर दिया, और ई उत्तर पद का ई इसके साथ आ गया, बचा क्या? शा। ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों संधि करके क्या बना देंगे? एक ही मात्रा, एक ही मात्रा लग जाएगा मह में, तो क्या हो जाएगा? महे और शा, तो ये महा और ईश मिल के क्या हो गया? महेश। ये हमने आपको पूरा वर्ड विन्यास करके बता दिया। अब आगे से एग्जाम्पल में हम डायरेक्ट लिखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। देव ऋषि, तो यहाँ पे क्या है? आ है, और यहाँ पे री है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे?
अर, देव में अर लग जाएगा, क्या बन जाएगा? देवर्षि। बाल, इंद्र, तो आ के साथ ई मिला तो ए हो गया, क्या बन जाएगा? बालेंद्र। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रमा धन ईश, रमेश। सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि। लोक प्लस उपयोगी, यहाँ पे क्या है? ओ आ है, यहाँ पे ऊ है, और दोनों ही मिलके कौन सी मात्रा बनाते हैं? ओ की। लोक के साथ लग जाएगा ओ, तो लोको उपयोगी, तो क्या हो जाएगा ये? लोकोपयोगी। तो इस प्रकार से ये सभी गुण संधि में आएंगे। अब आगे देखते हैं। अगला है तीसरा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो सूत्र है याद होगा आपको, वृद्धि एच या वृद्धि रेच। पूर्व पद में अंतिम जो वर्ड होगा वो आ या आ होगा। उत्तर पद में पहला जो वर्ड होगा उनमें किस प्रकार से विकार होते हैं? जैसे पहला वर्ड अगर ए आय होगा तो आ के साथ ए आय मिलने पर आय हो जाएगा। वृद्धि का मतलब क्या? उसकी वृद्धि ही हो जाएगी। तो ए आएगा तो भी आय हो जाएगा, आय आएगा तो भी आय हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, बड़े वाले पे चला जाएगा। आ या आ के साथ ओ या औ आए तो क्या बन जाएगा? यहाँ भी वृद्धि हो जाएगी, औ बन जाएगा। बस इसमें दी ही है। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, महाधन औषध, यहाँ पे क्या आ रहा है? बड़ा आ, और इधर आ रहा है औ, तो दोनों का वृद्धि हो जाएगा, क्या? औ हो जाएगा। तो और मात्रा लगेगा किस पे? हा पे, तो महौषध। ठीक है, ये वृद्धि संधि हो गया। इसके भी कुछ और उदाहरण है, जैसे सदा धन एव, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, आ और ए मिलकर अय बन जाएंगे, क्या हो जाएगा? सदैव। और कुछ उदाहरण देखते हैं इसके वृद्धि संधि के। मत धन एक, यहाँ पे क्या आ रहा है? आ, यहाँ पे आ रहा है अय, तो दो आ और अय मिलकर क्या बना देंगे? अय की मात्रा लगा देंगे। अय की मात्रा लगेगा इस पे? ता पे, तो ये क्या बन जाएगा? मतैक्य। तथा धन एव, आ और ए मिलकर अय बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? तथैव। बस यही ऐसे ही आप याद रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। आ धन ए आय मिलकर आय बना देते हैं, आ धन ए ओ और औ मिलकर औ बना देते हैं। बस इसमें दो ही है, और जितने भी आएंगे आप इसको समझ सकते हैं कि वृद्धि संधि कैसे हो जाता है। जैसे देव ऐश्वर्य, तो हुआ में क्या है? आ और आय मिलकर क्या बना देंगे? आय, तो देवैश्वर्य हो गया। ऐसे बहुत ही उदाहरण है, आप किताब से देख लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो आप कृपया हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। यण संधि, इसका सूत्र क्या है? इको यणच। इको यणच। पहचानने का तरीका क्या है? यण संधि होता कैसे है? तो देखिए, पहला जो पद होगा पूर्व पद, अब यहाँ पे ये देखना है कि पूर्व पद में ही स्वर जो आएगा उसी के आधार पर बदलाव होगा। उत्तर पद में कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है। जैसे पूर्व पद में ई या उ या री, इनमें से कोई भी आए, और इसके जो उत्तर पद है, उत्तर पद में कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब इनके अलावा, अगर इसमें ई आ रहा है तो उधर ई ना आए, कुछ और आ जाए, तो विकार उत्पन्न होता है। और कैसे उत्पन्न होता है? तो ई जहां पे रहेगा उसमें उसका या बन जाएगा, उसका उ का वा बन जाएगा, और री का रा बन जाएगा। इस तरह से विकार। उदाहरण के लिए देखिए आप, जैसे मधु, मधु में क्या आ रहा है? उ आ रहा है और आचार्य, तो इधर जो कोई भी जो भिन्न स्वर, मतलब आ जा रहा है, तो उ और आ मिल रहा है तो क्या बना दे रहा है? वा बना दे रहा है। और वा किसके साथ लगेगा? धा के साथ। तो मध्वा, और मात्रा इसकी बड़ी मात्रा है तो बड़ी मात्रा लग जाएगी, तो मध्वा, ये कैपिटल बन गया, तो मध्वा और चार्य, ये क्या हो गया? यण संधि। ऐसे अनु, एषण, उ के साथ आ गया ए, तो उ के साथ ए भी आएगा तो भी क्या बनेगा? वा बनेगा। वा पे ए की मात्रा लग जाएगी, जो भी आ रहेगा उसकी मात्रा इस पे लग जाएगी। और किस में जुड़ जाएगा? ये अनु में। अन में जुड़ा तो अन्वय हो गया, और दर्शण, अन्वेषण। और भी बहुत सारे उदाहरण है इसके, कुछ उदाहरण और देखते हैं।
तो इससे देखिए वी और इसके साथ लग गया अर्थ। अब इधर क्या है, ई है, इधर आ है, ये दोनों मिलकर क्या बना देता है, या बना देता है। या किस में जुड़ेगा, वा में, तो क्या हो जाएगा, व्या, और इसके साथ अर्थ लग जाएगा तो व्यर्थ हो जाएगा। प्रति, अर्पण। अगर नहीं समझ में आएगा, आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ई के साथ आ लग गया तो क्या बन गया, या, और या किसके साथ जुड़ेगा, प्रत के साथ, तो हो गया प्रत्यर्पण। अति, आचार। ई के साथ आ गया तो या, और उस पे आ की मात्रा या, क्या बन जाएगा, अत्याचार। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अगला और आखिरी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एचो यवा यावा, और इसका मतलब होता है कि पूर्व पद में ये सारे स्वर आ सकते हैं, आते हैं, जैसे ए आए ओ आओ, और इनका परिवर्तन कैसे हो जाता है, ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। ए का अय का आय, ठीक, ओ का औ का आव, बस यही चार परिवर्तन होते हैं इसमें। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि ने धन अन, तो यहाँ आया ए, यहाँ आया आ, ये दोनों मिला इसके साथ। इधर इधर देखिए उत्तर पद में कोई अन्य स्वर होगा तो अन्य स्वर आया, इस ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अय किस में जुड़ेगा, ना में, ना से इसको अलग किए थे तो क्या हो जाएगा, नय, और ना मतलब ना या ना। एक और उदाहरण, पो धन अन, यहाँ पे क्या है, ओ, और यहाँ पे अ है, तो ओ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। आओ किस में जुड़ जाएगा, पा में, तो क्या बन जाएगा, पा वा न। ऐसे कुछ और उदाहरण देखते हैं, रो धन ईश, अब यहाँ पे क्या आ गया, ओ आ गया, तो इधर कोई भिन्न स्वर ई आ गया, तो ओ का क्या हो जाता है, आओ, आओ हो जाता है, और इस पे ई की मात्रा लग जाएगा तो अभी किस में जुड़ेगा, रा में, तो क्या बन जाएगा, रवि, और इधर शाह है तो शाह इसके साथ आ गया, रवीश हो गया। पो धन इत्र, पो में ओ है, इधर ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ओ का औ हो जाता है अयाद संधि में, औ जुड़ जाएगा पा के साथ तो हो जाएगा पौ, इसमें ई की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा पवि, और त्रा तो पवित्र। श्रव धन अन, अब यहाँ पे क्या आ गया, औ आ गया, तो औ का परिवर्तन कैसे हो जाता है, आओ, अयाद संधि में। आओ किस में लग जाएगा, श्रा में, श्रा हो गया, और ना तो मतलब श्रावण। विधय धन अक, यहाँ पे ऐक हो गया, ऐक के साथ आ आता है अयाद संधि में, ऐ का क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, आय हो गए। विध में आय लग गया तो विधाय हो गया, तो क्या इसका बन जाएगा, विधायक। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप लोग किताबों से हेल्प ले लीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए आज की क्लास को समराइज करते हैं और एक ही साथ में सारे संधियों को, जितने स्वर संधि पांचों हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं एक साथ। पहला है दीर्घ संधि, इसका सूत्र है आकार सवर्ण दीर्घ, मतलब समान पद आने पर उनका दीर्घ हो जाता है। आ ई उ और री, इनका आने पर समान स्वर दीर्घ हो जाएगा, आ ई उ री। दूसरा है गुण संधि, गुण संधि में आ के बाद ई उ री आने पर उनका विकार होता है, जैसे ई आने पर ए हो जाता है, उ आने पर ओ हो जाता है, री आने पर अर हो जाता है। तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में पहला या पूर्व पद में अंतिम ध्वनि होगा, जो ध्वनि होगा वो आ होगा, और उत्तर पद का पहला ध्वनि ए आई ओ औ होगा। इनमें विकार कैसे उत्पन्न होगा, ए आई की जगह आय हो जाएगा, ओ औ की जगह औ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा दोनों में ही। चौथा है यण संधि, यण संधि में
पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो ई ऊ री होगा और उत्तर पद में कोई भी भिन्न स्वर होगा। तो ई का या बन जाएगा, ऊ का वा बन जाएगा, री का रा बन जाएगा। पांचवा है अयाद संधि। अयाद संधि में जो पूर्व पद है उसका अंतिम जो वर्ण होगा वो ए ऐ ओ औ होगा। उत्तर पद पहला वर्ण जो होगा वो कोई भी अन्य वर्ण स्वर होगा। तो इसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, ए का ऐ का आय, ये बड़ा है ना तो आय हो गया, ओ का औ का आव, ऐ आय औ आव, ये इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पे आपका स्वर संधि खत्म होता है। अब बहुत सारे उदाहरण जो किताबों में दिए हैं आप देखिएगा और प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा के देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और एक जाते जाते एक क्वेश्चन हम आपको दिए जा रहे हैं, इसका उत्तर बाद में देखिएगा, पहले इसको ट्राई करिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रवीश में कौन सा संधि है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कोई शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा संधि है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। उत्तर देखने से पहले इसको खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। और हम लोग पूरा इस तरह से हिंदी, इंग्लिश और पूरा साइंस, ज्योग्राफी धीरे धीरे एक एक करके सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हंसते मुस्कुराते अपनी तैयारी को करते रहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे व्यंजन संधि के साथ। धन्यवाद।